Okay, everybody. So let's start our today's topic. आज का जो टॉपिक हमारा ये प्रीवियस लेक्चर का ये कंटिन्यूएशन है, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज किए थे उसी को फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है हमारा? ये है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्या होता है देखो, चलो क्या होता है इसमें। सेंटेंस आपको दिया होगा, बट सेंटेंस को क्या किया होता है, कई पार्ट में डिवाइड किया होता है, लाइक ए बी सी डी। सपोज लास्ट पार्ट को फर्स्ट में कर देगा, फिर लास्ट पार्ट को कहीं बीच में रख सकता है, वो मतलब जंबल कर दिया होता है सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को, और बोलता है कि ये कंप्लीट एक मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है। कैसे बनेगा इसका पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, पहले कौन सा पार्ट आएगा? पहले ए आएगा, फर्स्ट डी आएगा, फर्स्ट ई आएगा, कौन सा पार्ट फर्स्ट आएगा, उसके बाद कंटिन्यूएशन में कौन से पार्ट होंगे। ठीक, तो वही हमें स्टार्ट करना है अभी। चलो स्टार्ट करते हैं अपने हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है देखो, क्या दिया गया इंस्ट्रक्शन में आपको? ईच ऑफ गिवन क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स व्हिच आर देन जम्बल्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जम्बल्ड फ्रेजेस। इफ नो सच अरेंजमेंट इज पॉसिबल, मार्क ई एज योर आंसर। अगर सपोज आपको जो सीक्वेंस दिया गया है वही सीक्वेंस करेक्ट है तो ई ऑप्शन लगाना है आपको कि अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें ऑलरेडी ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, अगर जंबल है तो उसको आपको अरेंज करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? यूनियन एंड स्टेट्स विच आफ्टर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब इसमें आपको लग रहा है कि विच वर्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई तो टॉपिक इसके पहले है, कोई अलग कोई किसी चीज पर बात हो रही है, तो ये तो फर्स्ट नहीं आएगा। इम्बैलेंसेस ये एक वर्ब है इन सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन। अब ये भी फर्स्ट नहीं आ सकता, यहां वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। द प्राइमरी टास्क ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन इज टू रेक्टिफाई द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंक्लूड द थर्ड टीयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। डी भी नहीं आ सकता, यहां भी देखो इंक्लूड से स्टार्ट हुआ है। तो जो स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम? स्टार्टिंग करेंगे हम सी से। अब सी में एक प्रॉपर सब्जेक्ट बताया गया। सब्जेक्ट क्या है? द प्राइमरी टास्क। जो प्राइमरी टास्क है किसका? यूनियन फाइनेंस कमीशन इज टू रेटिफाई द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। क्या रेटिफाई करने का? सी के बाद क्या होगा? सी के बाद आएगा आपका, क्या रेटिफाई करना है? इम्बैलेंसेस इन रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन। अब बिटवीन वर्ड आ गया है, बिटवीन का यूज कहां पर करते हैं? जब कहीं पर दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन, दो चीजों की बात हो रही है तो वहां पर बिटवीन यूज करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ये यूनियन एंड स्टेट्स की बात हो रही है, तो दो चीजें हैं, दो अलग अलग नाउन की बात हो रही है, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? इसके पहले बिटवीन यूज करेंगे। तो बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा, मतलब हमारा सी बी ए। अब ए के बाद क्या होगा फिर? यूनियन एंड स्टेट विच आफ्टर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड द थर्ड टीयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा इसमें? सीबीएडी। क्लियर? तो एक बार फिर से देखो पूरा आंसर क्या होगा, इसका पूरा सीक्वेंस क्या बन रहा है कि जो प्राइमरी टास्क है, प्राइमरी टास्क ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन is to rectify the vertical and horizontal imbalances in resources and expenditure responsibilities between union and state which after the 73rd and 74th constitutional amendment include the third tier of local government। ठीक है, कि जो ये टास्क दिया था यूनियन फाइनेंस कमीशन को रेटिफाई करने के लिए, वो बाद में क्या हो गया? अमेंडमेंट के बाद उसी को क्या नाम दे दिया गया? थर्ड टीयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट नाम दे दिया गया। तो जो आपको आंसर मिलेगा क्या मिल रहा है? CBAD, मतलब आंसर आपका बी ऑप्शन। क्लियर सबको? ये फर्स्ट क्वेश्चन CBAD ये प्रॉपर सीक्वेंस है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? क्या दिया है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है इसमें?
फॉलो। पहले क्या करना है आपको, रीड करना है स्टार्टिंग से कंप्लीट जो सेंटेंस दिए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1978 विच आउटलाइंड एन इंटीग्रेटेड लोकल गवर्नमेंट सेंट्रिक अप्रोच विथ simultaneous, it may be relevant to recall that the Alma Ata Declaration of the focus on access to water, sanitation, shelter and the like. तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, देखो कैसे स्टार्टिंग होगा इसका। तो अगर आप देखोगे जो स्टार्टिंग है इसका, यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ये फर्स्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते हम, बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, एन इंटीग्रेटेड आया हुआ है यहां से स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट कैसे करेंगे हम, आएगा सी, इट मे बी रेलिवेंट टू रिकॉल दैट द अल्मा आटा डिक्लेरेशन ऑफ द, कहां की बात हो रही है, ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिक्लेरेशन है कहां की है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, विच आउटलाइंड, क्या किया है, आउटलाइंड। आगे क्या इसमें ऐड करेंगे, आगे ऐड होगा विच आउटलाइंड एंड इंटीग्रेटेड लोकल गवर्नमेंट सेंट्रिक अप्रोच विथ साइमल्टेनियस। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा डी, फोकस ऑन एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर एंड द लाइक। क्या बन गया हमारा पूरा सेंटेंस, इट मे बी रिलीवेंट, ये क्या है, रिलीवेंट है, ठीक है, जरूरी है, टू रिकॉल दैट द अल्मा आटा डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच आउटलाइंड एन इंटीग्रेटेड लोकल गवर्नमेंट सेंट्रिक अप्रोच विथ साइमल्टेनियस फोकस ऑन, साइमल्टेनियस मतलब क्या है, साथ साथ, कहां पर फोकस करना है, एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर एंड द लाइक, जो भी उसके बराबर की चीजें हैं उन सब पर फोकस करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर आएगा, क्या जाएगा, सी ए बी डी, ये होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में ये, चलो एक चीज यहां पर देखो, अगर आपको पूछा दिया गया, आपको सेंटेंस दिया गया है और पूछा सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ तो तरीके होते हैं। तरीके क्या है, सपोज अगर आपको दिया गया है, हम बात करेंगे यहां पर पहले तो, सपोज आपके पास कोई पैराजंबल है, ठीक है, पैराजंबल का मतलब क्या होता है, अगर पैराग्राफ आपस में जंबल किया गया है, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, पहले जरूरी क्या होता है, हमें स्टार्टिंग और एंड का पता चले, स्टार्टिंग और एंड कैसे करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अगर पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद, सभी पैराग्राफ सभी लाइंस को रीड करने के बाद, जिसमें जिस पैराग्राफ जिस लाइन में किसी पर्सन का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी कंपनी का नाम, ठीक है, ये सब चीजें आ रही हैं, तो क्या होगा, हमारा पैराग्राफ फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट होगा पैराग्राफ का, ठीक है। और सेंटेंस का भी फर्स्ट पार्ट होगा। ये रूल क्या है, अगर कंपनी का नाम है, पर्सन का नाम है, ठीक है, कोई भी नाम होगा, तो सेंटेंस का पैराग्राफ का फर्स्ट होगा, क्लियर। अगर कहीं पर दिया गया है, एक होता है एब्रीविएशन, लाइक कहीं पर लिखा गया है इसरो और कहीं पर लिखा गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है, तो फर्स्ट कौन सा आएगा, जो फुल फॉर्म है वो फर्स्ट सेंटेंस में आता है और ये सेकंड में आएगा, ये ध्यान रखना है। एब्रीविएशन सेकंड होता है, पहले हम क्या लिखते हैं, फुल फॉर्म, जैसे कहीं पर लिखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहीं पर लिखा गया है यूएसए, तो पहले सेंटेंस की ओपनिंग में क्या आएगा, पहले हम फुल फॉर्म लिखेंगे उसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर बाद में यूएसए आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपको रूल, कि पहले जो होता है फुल फॉर्म, उसके बाद एब्रीविएशन आते हैं, ठीक। और एक चीज देखो, नेक्स्ट में अगर कहीं पर आर्टिकल आ रहा है, पैराग्राफ दिया गया कि कहीं पर आर्टिकल है, एक में एन है, एक में आ है, किसी में द है, ठीक है, आर्टिकल दिया गया है, तो क्या होता है, तो चांसेस होते हैं कि वो सेंटेंस के पैराग्राफ के अरेंजमेंट में ये फर्स्ट आने के चांसेस हैं, कि ये क्या होगा, ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, चांसेस बोल रहा हूं मैं, 100% नहीं है ऐसा, ए
एन और द में से अगर कोई भी एक यूज किया गया पैराग्राफ में तो वो स्टार्टिंग में आ सकता है, ठीक। बट अब इसमें एक क्लू है। क्लू क्या है? अगर हर एक पैराग्राफ में, किसी पैराग्राफ में ए आ गया, किसी में एन आ गया, किसी में द आ गया, ठीक, तो अब कैसे इसको अरेंज करेंगे हम? सपोज पैराग्राफ भी आपके सामने 4-5 पैराग्राफ है, किसी पैराग्राफ में स्टार्टिंग में ए आ रहा है, किसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में एन आ रहा है, किसी में द आ रहा है, तो इसको कैसे हम अरेंज करेंगे? तो जिसमें भी आर्टिकल आया हुआ है ए, ये रहेगा फर्स्ट सेंटेंस, ये रहेगा सेकंड, और इसको रखेंगे हम थर्ड, ठीक। ये फर्स्ट तो फिक्स है, ये आपस में सफल हो सकते हैं, ठीक है, इनको आपस में सफल किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल जिसमें ए आया हुआ है वो सेंटेंस में ओपनिंग रहेगा, उसका ओपन होगा उस सेंटेंस से, उस वर्ड से, ठीक है। और एक रूल देखो, रूल क्या है कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में दैट, दीज, दोज, दस, ये वर्ड अगर आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रोनाउन अगर आ रहे हैं, तो वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। क्या होगा? वो कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। क्या हो रहा है? अगर स्टार्टिंग में आ रहा है दैट, दोज, दस, ये सब वर्ड आएंगे तो फर्स्ट मतलब ओपनिंग सेंटेंस नहीं आ सकता है, वो वाला सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट एक और रूल देखो, रूल क्या है इसमें? अगर सेंटेंस में आ रहा है कोई प्रोनाउन अदर देन आई एंड यू, अगर आई एंड यू आ रहा है तो ये तो फर्स्ट आ सकता है, फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। बट इसके अलावा कोई प्रोनाउन आया, ठीक है, लाइक वी, दे, ही, शी, इट, ये सब अगर आ रहे हैं तो ये फर्स्ट सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, ठीक है, ये स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, ठीक। आई एंड यू आ सकता है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? ये हमारा हो गया था कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना और उसको कॉन्टेक्स्ट को समझना, ठीक है। कंप्लीट एक एक वर्ड आप पढ़ो, उसको सही से उसको समझो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। उसके बाद ये रूल आप लोग अप्लाई करना है, जो रूल मैंने आपको भी बताया। चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा। थर्ड में क्या दिया गया है आपको? देखो, ambiguities is in the role of various stakeholders and the aim of the amendments were to clear for stakeholder within the government of Delhi, provide a constructive rule based framework। इसमें क्या होगा थर्ड में? देखो थर्ड में जो स्टार्ट करेंगे हम, यहां पर आपको दिख रहा है क्या? द आर्टिकल आया यहां पर, तो द से स्टार्ट कर रहे हैं हम। द एम ऑफ द अमेंडमेंट्स वर टू क्लियर, तो फर्स्ट तो हम स्टार्ट कर दिए बी से। किससे स्टार्ट हो गया ये? बी से स्टार्ट हो गया। अब क्या क्लियर करने का है यहां पर एम इनका? द एम ऑफ द अमेंडमेंट वर टू क्लियर, बी के बाद क्या होगा? क्लियर एम्बिग्यूटीज। कौन सी एम्बिग्यूटीज? इन द रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो ये जाएगा बी ए। एंड क्या होगा? एंड के बाद क्या आएगा? डी आएगा। एंड प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव रूल बेस्ड फ्रेमवर्क, ये एम है। किस चीज का एम? जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उसका एम क्या है? एम्बिग्यूटीज जो है, प्रॉब्लम जो है उन, ठीक है, कहां पर? वेरियस रोल्स के अंदर। और प्रोवाइड कराया जाए क्या चीज? कंस्ट्रक्टिव रूल बेस्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो आ गया हमारा बी ए डी। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फॉर स्टेक होल्डर्स विद इन द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, लास्ट में जाएगा हमारा सी। हो गया ये। चलो इसका आंसर क्या था? फर्स्ट इसका आंसर होगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट रीड करना है, जितने भी पार्ट दिए गए सेंटेंस के एक एक करके सही से रीड करना है। उसके बाद आपको पहचानना उसमें कि कौन सा मेन सब्जेक्ट है इसका, जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करो रीड करना। इज नो एनक्रोचमेंट इन लेजिस्लेटिव मैटर्स,
बिल्कुल यहां से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। Synchronization between the union government and the government of NCT Delhi, and that there it becomes important to ensure there is complete. कहां से स्टार्ट होगा? देखो, जो स्टार्ट करेंगे हम तो करेंगे यहां से। It becomes important to ensure there is a complete. अब इसके आगे क्या होगा? There is a complete synchronization between the union government, ठीक, बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, आगे क्या होगा, एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, एंड देयर इज नो इंक्रोचमेंट इन लेजिस्लेटिव मैटर्स। ठीक, तो अगर आप इसको देखोगे तो हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है? डी, पहले क्या बनेगा? डी, फिर बनेगा क्या? बी, फिर क्या बन जाएगा इसमें? सी, फिर ए, डी बी सी ए। ये मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार फिर से देख लो, इसका पूरा सेंटेंस क्या था कि इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या करना? टू इंश्योर देयर इज अ कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन, मतलब क्या है? आपस में सामंजस्य, तालमेल बिठाना। कहां पर? बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट है, और जो दिल्ली में गवर्नमेंट है, उनके बीच में तालमेल बिठाना, ये एक इंपॉर्टेंट, इसको इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या होगा? लास्ट में जाएगा ए। ए में क्या दिया गया है? एंड देयर इज नो एनक्रोचमेंट इन लेजिस्लेटिव मैटर्स। एनक्रोचमेंट मतलब क्या होता है? जबरदस्ती कहीं पर करना। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे क्या करते हैं, एमपी के खरीद फरोख्त करते हैं, एमपी करप्शन कर लेते हैं, इस साइड चले जाएंगे, उस साइड चले जाएंगे, तो वही बोला है कि नो एनक्रोचमेंट इन लेजिस्लेटिव मैटर्स। ठीक है, कि किसी भी पावर में किसी भी टाइप के एनक्रोचमेंट ना हो, कहां पर? दोनों के बीच में। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या दिया गया है? ऑफ द कंट्री अदर्स हैव पेंटेड एन इवन डार्कर picture proclaiming the death of democracy itself, while some in the opposition have accused the government of undermining the federal structure. स्टार्ट कहां से करेंगे? देखो यहां से, देखो क्या दिया गया है, while some in the opposition have accused, यहां पर क्या बोला गया कि जो ऑपोजिशन में है उन्होंने क्या किया है? एक्यूज्ड किया है। किस चीज को लेकर के? एक्यूज्ड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अक्यूज किया है ऑफ अंडरमाइनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं? वो अपने अंडर, मतलब अपने अंडर में लेकर के उसको काम कर रहे हैं। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? स्टेट भी अपना डिसीजन लेगा, सेंटर भी डिसीजन लेगा, बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपोजिशन ने एक क्या किया है? एक्यूज, मतलब ब्लेम किया है गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम किया है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है। ठीक, अब आगे क्या होगा? फेडरल स्ट्रक्चर कहां का? ऑफ द कंट्री अदर है पेंटेड एंड इवन डार्कर। अब डार्कर किस चीज की बात हो रही है? डार्कर पिक्चर प्रोक्लेमिंग द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ। ये यहां पर क्या बात हुई कि कुछ लोगों ने यहां पर ब्लेम किया, और वहां पर कुछ लोग और आए, क्या? पेंट कर दिया। पेंट मतलब क्या है? बोलते हैं ना, आग में घी डालना। पेंटेड एंड इवन डार्कर, उस चीज को और भड़का दिया। पिक्चर प्रोक्लेमिंग द डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी इटसेल्फ। ठीक, तो इसमें क्या बन रहा है? इसका स्ट्रक्चर सी डी ए बी, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वाइल से स्टार्ट करेंगे, जो एक्यूज किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, किस चीज के लिए? फेडरल स्ट्रक्चर वहां पर हैम्पर हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? डी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। कहां का बात हो रही है? कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, और जो और लोग उसमें आकर के क्या किए? उसको और इवन क्या किए? उस चीज को और आगे बढ़ाते हुए, उस चीज में और कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हुए उसको क्या किए? बोले कि ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
6। अब यहां पर क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीअरेंजिंग द फॉलोइंग पार्ट्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द पार्ट दैट डज नॉट फिट इनटू द सेंटेंस। कि अब यहां पर एक एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा कि पूरा पार्ट तो आपको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस के अंदर जो उससे बिलोंग नहीं करता है, तो उस पार्ट को आपको बाहर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया देखो, a bill in parliament that would require the elected government of Delhi to consult the home ministry introduced. The WHO said vaccination should the lieutenant governor before any executive action। 6 में क्या आएगा देखो, स्टार्ट कहां से करेंगे हम, मेन सब्जेक्ट ये है द होम मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड, यहां से स्टार्ट होगा। अब आगे क्या होगा फिर, इंट्रोड्यूस्ड अ बिल, क्या इंट्रोड्यूस किया है, बिल को, इन पार्लियामेंट दैट वुड रिक्वायर द, क्या रिक्वायर्ड होगा उसके लिए पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के, रिक्वायर द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टू कंसल्ट, आगे क्या होगा, टू कंसल्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, टू कंसल्ट, जस्ट अ सेकेंड, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हम, यहां से स्टार्ट करो, द होम मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस, देखो ये जो टॉपिक दिया गया ये तो बाहर रहेगा, द WHO सेड वैक्सीनेशन शुड, इसका कोई यहां पर मतलब ही नहीं, इसको तो बाहर रखो तुरंत। ठीक है, तो मतलब बी एंड सी में से ये कोई करेक्ट होगा। ठीक, तो देखो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, सी से स्टार्ट हो रहा है हमारा, द होम मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया है, बिल को, अ बिल इन पार्लियामेंट दैट वुड रिक्वायर द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टू कंसल्ट, हाँ सही है यहां तक, एंड लास्ट में क्या आएगा, टू कंसल्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर LG बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, मतलब होम मिनिस्ट्री ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर क्या होगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लगेगी किसी भी लॉ को पास करने से पहले, ये पूरा इसका टॉपिक है। ठीक, तो इसमें जो आंसर होगा CABE, ये इसका आंसर है, पूरा अरेंजमेंट ही होगा इसका। क्लियर आया समझ में? तो देखो जो मैंने यहां पर बाहर किया स्टार्टिंग में ही कि ये इससे रिलेट नहीं कर पा रहा, ये सुपरफ्लुअस है, कैसे बाहर किया कि पूरे में तो बात हो रही है, कोई लॉ की बात हो रही है, दिल्ली गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री की बात हुई है, और बीच में कहीं से ये WHO आ गया और वैक्सीनेशन आ गया, तो पूरी तरह से वो बाहर ही था वो तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Weather fanned the flames this year, while everyone agrees that the checked as the majority of forest fires are man-made. They also say it could have been there should be continuous interaction। 7th में क्या होगा देखो, जो स्टार्टिंग करेंगे हम बी से, while everyone agrees that the, ठीक है, that the checked as the majority, क्या आएगा इसमें, जस्ट सेकेंड, बी से स्टार्ट होगा, अब बी के बाद आएगा while everyone, सब लोग क्या हुए, एग्री हो गए, दैट द, हाँ इसमें देखो एक वर्ड है ये, वेदर फैंड द फ्लेम दिस ईयर, ये होगा इसमें, दिस ईयर दे ऑल्सो से इट कुड हैव बीन, एंड नेक्स्ट क्या होगा, इट कुड हैव बीन चेक्ड एज मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर आर मैन मेड। अब इसमें एक वर्ड है वेदर, वेदर वर्ड क्या है ये, WEATHER। अब इसका मतलब क्या है, एक होता है WHEATHER, एक है WEATHER,
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर डिफरेंस देखोगे, एक तो इसमें कंजंक्शन है, ठीक है, एक क्या है, कंजंक्शन है, और दूसरा क्या है, नाउन है। दूसरा क्या होगा इसमें, नाउन होगा। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते पढ़े होंगे आप लोग, जब स्पीच चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, वहां पर क्या होता है, देखो ये जो वर्ड है ये है नाउन, इसमें देखो ये है नाउन और ये है कंजंक्शन। तो यहां पर क्या नाउन की बात हो रही है, वेदर फैंड द फ्लेम दिस ईयर, ठीक है। तो अब पूरा अगर टॉपिक देखोगे, व्हाइल एवरीवन एग्रीज दैट द वेदर फैंड द फ्लेम दिस ईयर, वेदर का मतलब क्या है, जो मौसम होता है उसकी बात हो रही है, ठीक। अब आगे क्या होगा इसके बाद, दिस ईयर दे ऑल्सो से, किसकी बात हो रही है, जो सब लोग बोल रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है। वो और क्या बता रहे हैं, दे ऑल्सो से इट कुड हैव बीन, एंड नेक्स्ट क्या होगा, कुड हैव बीन चेक्ड एज मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर एज मैन मेड। जो फॉरेस्ट फायर है लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेजॉरिटी क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, ये मैन मेड है, ठीक है। तो आंसर क्या बन रहा है इसका, आंसर बनेगा बी ए डी सी, ये आंसर होगा। और ये बाहर हो जाएगा, देयर शुड बी कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसमें ये सुपरफ्लुअस है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वेदर का, यहां पर देखोगे तो इसका मतलब है एटमॉस्फियर, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एट्थ क्या है, Sri Ram's life and his search for Sita Devi, many more with almost the same. He grows into the epitome of goodness. ठीक है, characters remain unknown for the Indian readers of the text, despite knowing the many episode in. ठीक है, चलो अब इसमें देखो, एक वर्ड दिया गया है एपिटोम, और आगे पूरा एपिटोम ऑफ गुडनेस। एपिटोम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट थिंग ये हम देखेंगे, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, एपिटोम का। जो एपिटोम है ये फर्स्ट थिंग ये नाउन है, ठीक है, तो वर्ड है एपिटोम, ये है नाउन। इसका मतलब क्या होता है, सिंबल, प्रतीक होना, सिंबल, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब हम इसको अरेंज करेंगे, अरेंज कैसे करना है देखो, यहां से देखो, जो लास्ट दिया गया है एकदम, ठीक है, ई से, despite knowing the many episode in Sri Ram's life and his search for, इसके बाद क्या होगा, सर्च फॉर सीता देवी, मेनी मोर विथ ऑलमोस्ट द सेम, आगे क्या होगा, ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टर्स रिमेन अननोन फॉर द इंडियन रीडर्स ऑफ द टेक्स्ट। इसका पूरा मीनिंग क्या है, डिस्पाइट नोइंग, ये जानते हुए भी, द मेनी एपिसोड्स, कहां की बात हो रही है, श्री राम्स लाइफ एंड हिज सर्च फॉर सीता देवी, मेनी मोर विथ ऑलमोस्ट द सेम, क्या बोला गया है, करेक्टर रिमेन अननोन, जो बहुत सारे करेक्टर है वो अननोन है, वो उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है, फॉर द इंडियन रीडर्स ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। मतलब जो श्री राम की बात हो रही है वो सीता देवी की खोज में, जो उनका पूरा एक फेज था, उसमें कई सारे कैरेक्टर से मिले, तो उन कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, ठीक है। जो ये वर्ड है यहाँ पर सी, ही ग्रोज इनटू द एपिटोम ऑफ गॉडेस, ये पूरी तरह से ये बाहर है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम बाहर रखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर, तो सी बाहर हो गया, तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी इसका आंसर है, ठीक है। हो गया सभी का ये, तो इसमें कोई ऐसा तो वर्ड नहीं था जो बहुत डिफिकल्ट है, एपिटोम था, एपिटोम मैंने आपको बता दिया, बाकी सब अननोन कैरेक्टर, हाँ बाकी सब। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद, के बावजूद, एक होता है इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, एक होता है डेस्पाइट,
देखो कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में डेस्पाइट ऑफ दे देता है, डेस्पाइट ऑफ दे करके एरर दे देगा आपको एग्जाम में और पूछेगा एरर कहां पर है। तो डेस्पाइट ऑफ नहीं होता है, हमेशा डेस्पाइट वर्ड होता है। इन स्पाइट ऑफ करेक्ट है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, ये इसका मीनिंग है दोनों का, इन स्पाइट ऑफ एंड डेस्पाइट। डेस्पाइट ऑफ कभी भी नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या है? द आर्टिस्ट डुओ थकराल एंड टागरा who work with a wide range of media including interactive games and videos are currently researching the medium doing to the environment। 9th में क्या हो जाएगा? देखो 9th में जो हम यूज करेंगे यही से यूज करना है, जो स्टार्टिंग से ही मेन सब्जेक्ट यही है, द आर्टिस्ट डुओ। डुओ का मतलब क्या होता है? दो लोग। ठीक है, ठकराल एंड टागरा। ठीक, तो ए से स्टार्ट करेंगे। ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद आएगा बी, हु वर्क। ये हु किसके बारे में लिया गया है? ये पर्सन दोनों, हु वर्क विथ अ वाइड रेंज ऑफ मीडिया। ठीक, तो ये हो गया ए बी। इंक्लूडिंग इंटरैक्टिव गेम्स, कौन कौन सी मीडिया में वर्क किया इन्होंने? इंटरैक्टिव गेम्स एंड वीडियोज में भी इन्होंने वर्क किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आर करंटली रिसर्चिंग द मीडियम। ठीक, तो ये पूरा जो पूरा का पूरा सेंटेंस ये सही था, ए बी सी डी, और इसमें बाहर क्या हो जाएगा? ई बाहर हो जाएगा। ठीक, ए बी सी डी, ये सही है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th में क्या है देखो, तबलीगी जमात सेंटर। अच्छा इसमें स्पेस है, ये एक साथ आ गया ये तबलीगी। यहां पर देखो, तबलीगी जमात सेंटर in Nizamuddin during the early stage of COVID-19 proliferation allowed them to go on completing their punishment almost an year after the nationwide crackdown was many who gave shelter to the attendees continue to face legal cases launched on people who attended a religious congregation at the कांग्रीगेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, एक साथ होना। ठीक है, अब 10th में क्या होगा, इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो सबसे स्टार्टिंग होगा इसका, यहां से होगा, ऑलमोस्ट एन ईयर आफ्टर अ नेशन वाइड क्रैकडाउन वॉज। ठीक है, तो सी से स्टार्ट करेंगे। सी के बाद जो आएगा ईयर, लॉन्च्ड ऑन पीपल हु अटेंडेड अ रिलीजियस कांग्रीगेशन, तो सी के बाद हो गया ई। इसमें बोला क्या गया? नेशन वाइज क्रैकडाउन हुआ है, कहां पर लॉन्च हुआ है? कहां पर? पीपल हु अटेंडेड रिलीजियस कांग्रीगेशन, मतलब जो एक साथ इकट्ठा हुए रिलीजियस मतलब एक मोटिव से, रिलीजन के मोटिव से इकट्ठा हुए, उनको उनके ऊपर क्या हुआ? क्रैकडाउन किया गया है, मतलब एक हंट चालू है, उनको खोजा जा रहा है। ठीक है, तो सीई के बाद क्या आएगा? क्रैकडाउन एट द तबलीगी जमात सेंटर। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा? CEA इन निजामुद्दीन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ कोविड-19 प्रोलिफरेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट में आएगा डी, मेनी हु गेव शेल्टर टू द अटेंडीज कंटिन्यू टू फेस लीगल केसेस, जिन्होंने उन लोगों को शरण दिया था, मतलब उनको अपने यहाँ पर रोक रखा था, उनको एक लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? CEAD। ये पूरा एक करेक्ट सेंटेंस है। बी इसमें बाहर हो जाएगा। बी में क्या दिया गया है? अलाउड देम टू गो ऑन कंप्लीटिंग देयर पनिशमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ई हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, 11 to 15 में क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन सेंटेंस इज फिक्स्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीअरेंजिंग द फॉलोइंग पार्ट इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक सेंटेंस फिक्स किया गया है और आगे के सेंटेंस को आपको अरेंज करते रहना है। ठीक,
लाइक यहाँ पर देखो, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे सेड द दिल्ली गवर्नमेंट विल बी राइटिंग treated as frontline workers and to the center asking journalists to be allowed vaccination on priority. अब ये तो फिक्स कर दिया ऑन वेडनेसडे, ठीक। अब ये तो एक पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने वेडनेसडे के दिन क्या किया उन्होंने, 11th में क्या होगा, फर्स्ट क्या आएगा इसके बाद जो होगा वेडनेसडे, हाँ स्टार्ट करेंगे हम ए से। वेडनेसडे सेड द दिल्ली गवर्नमेंट विल बी राइटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा हमारा ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। ए से ए के बाद क्या आएगा, राइटिंग टू द, किसको लिखना है, राइटिंग टू द सेंटर आस्किंग जर्नलिस्ट टू बी, ए के बाद सी हो गया। अब सी के बाद क्या आएगा, जर्नलिस्ट टू बी, हाँ टू बी ट्रीटेड एज फ्रंट लाइन वर्कर्स, कि जर्नलिस्ट है उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए कि वही फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जैसे डॉक्टर्स हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वैसे जर्नलिस्ट भी क्या होंगे, फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे। तो ए सी बी, वर्कर्स बी अलाउड वैक्सीनेशन ऑन प्रायोरिटी, कि उनको भी जो वैक्सीनेशन है प्रायोरिटी बेसिस पर देनी चाहिए। आया समझ में? एक बार फिर से देखो, दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने वेडनेसडे को, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो पास्ट टेंस यूज करेंगे। क्या बोला, सेड द दिल्ली गवर्नमेंट विल बी राइटिंग, कि दिल्ली गवर्नमेंट ये लिखने वाली है, किसको लिखने वाली है, टू द सेंटर, सेंटर गवर्नमेंट को, आस्किंग जर्नलिस्ट, क्या करने के लिए, कि जो जर्नलिस्ट है उनको अलाउ करना चाहिए, ठीक है। जर्नलिस्ट है उनको ट्रीट करो पहले तो किस तरह, फ्रंट लाइन वर्कर्स, और फिर क्या करना उनके साथ, उनको अलाउ करो वैक्सीन प्रायोरिटी बेसिस में, ठीक। ये था पूरा इसका सीक्वेंस, ए सी बी डी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, चलो रीड करो इसको एक बार। स्टार्टिंग का फिक्स है, asserting that the government is committed to ensuring, on Wednesday called for harnessing the adequate availability of COVID-19 vaccines. Prime Minister Narendra Modi, NGO in the battle against the COVID-19 pandemic, combined power of community groups, political parties and, अब पूरा आंसर क्या होगा इसमें, स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, जो 12th में देखो ये तो फिक्स है, asserting that the government is committed, तो गवर्नमेंट कमिटेड है टू इंश्योरिंग, क्या करने के लिए, कि इंश्योर कर रही है, क्या करने के लिए, इसमें क्या होगा, टू इंश्योरिंग, नेक्स्ट हो जाएगा एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये होगा इसमें कि जो इंश्योर क्या करेंगे वो, कि एडिक्वेट मतलब जो सफिशिएंट अवेलेबिलिटी कोविड-19 वैक्सीन की है वो इंश्योर करने वाली है गवर्नमेंट। तो फर्स्ट क्या होगा, बी होगा, बी के बाद क्या आएगा, ऑन वेडनेसडे कॉल्ड फॉर हार्नेसिंग द, अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे कॉल्ड द हार्नेसिंग, हार्नेसिंग मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, जनरेट करना, ठीक है। कॉल्ड फॉर हार्नेसिंग द, अब ए हो गया, ए के बाद क्या आएगा, द कंबाइंड पावर ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक। ए के बाद हो जाएगा डी, पार्टीज एंड एनजीओस इन द बैटल अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, इसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। ऐसा समझ में सबको? तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, कि गवर्नमेंट कमिटेड है क्या करने के लिए, कि वो इंश्योर करेंगे कि सबको क्या हो, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट वैक्सीन अवेलेबल हो, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया है, वेडनेसडे को सबको एक, कि आप लोग वहां पर क्या करो, अवेयरनेस का मतलब क्या है, कि उन चीजों को और बढ़ावा दो, ठीक है,
कहां किससे बात हुई है? कंबाइंड पावर ऑफ कम्युनिटी ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड किसके बारे में बात हुई है? एनजीओ इन द बैटल ऑफ कोविड-19। ठीक, आया सभी को समझ में? ये हो गया। अब देखो यहां से पहले इसको समझ लो, वर्ड क्या है ये जो वर्ड है हार्नेसिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड ला सकते हो, मतलब इन ऑन द वे टू वर्क, मतलब किसी चीज को बढ़ावा दे करके उसको काम पर लगाना, ठीक है। काम पर किसको लगाओगे आप? कंबाइंड पावर ऑफ कम्युनिटी, सब ग्रुप को बढ़ावा दो, काम पर लग जाए अपने, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाए किस चीज के लिए? एक कोविड-19 लेकर के सीरियस हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज को, एनजीओ को, ठीक है, ऑन द वे टू वर्क। और बोल सकते हो कि मोटिवेट करना है किसके लिए? वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 13 में क्या है देखो, cancel the class 10th exam and postpone the class 12 exams. The decision was taken following an exponential surge. The central government today decided to in COVID-19 cases and it will affect over 21 lakh students across the country. अब इसमें देखो क्या होगा आंसर। स्टार्ट करेंगे हम इसको, ये देखो लास्ट का सेंटेंस आपको दिया गया, स्टार्टिंग का नहीं दिया गया अभी। स्टार्ट कहां से करेंगे हम? द सेंट्रल गवर्नमेंट टुडे डिसाइडेड टू, सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा? सी से स्टार्ट होगा। डिसाइडेड टू, क्या डिसाइड किया है? टू कैंसल द क्लास 10th एग्जामिनेशंस एंड पोस्टपोन द क्लास 12th एग्जाम। तो सी के बाद क्या होगा? ए हो जाएगा कि क्लास 10th एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और क्लास 12th एग्जाम को क्या करना है? पोस्टपोन करना है, ठीक है। तो सी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें देखो, एक तो दिया गया इसमें द डिसीजन वाज टेकन फॉलोइंग एन एक्सेप्शनल एक्सपोनेंशियल सर्ज। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है इंक्रीजिंग फास्ट, ये इसका मीनिंग है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो अभी इसके बाद क्या आएगा? एक तो हमने लगा लिया, ये यहां पर देखो जो बोल्ड किया गया है ये लास्ट का सेंटेंस है। बोल्ड में क्या किया गया है? ओवर 21 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, ये हमारा लास्ट का है। बट स्टार्टिंग कैसे किया हमने? सबसे ध्यान कर देना आपको, इसे ये आर्टिकल आ रहा है, मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आर्टिकल आ रहा है कहीं पर ए एन और द, ठीक है, तो उनमें से स्टार्टिंग में इन्हीं में से किसी एक को रखेंगे। यहां पर तो आर्टिकल आया था, तो स्टार्टिंग हो गया हमारा। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यही कुछ कर रहे हैं, यही कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो एक्शन क्या लिया उन्होंने कि डिसाइड कर रहे हैं क्या करने के लिए कि क्लास 10th एग्जाम को कैंसिल करेंगे और पोस्टपोन करेंगे क्लास 12th एग्जाम को। तो क्या बन गया हमारा? सी ए, ये पेयर बन चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा अभी हमारा बी, द डिसीजन वॉज टेकन फॉलोइंग एन एक्सपोनेंशियल सर्ज। अब डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि जो कोविड-19 के केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो उसके रिपरकशन में ये डिसीजन लिया गया। तो सी ए के बाद क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, ठीक। एंड लास्ट में क्या आएगा? सर्ज इन कोविड-19 केसेस एंड इट विल अफेक्ट ओवर 21 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक। लास्ट में जाएगा डी, और ये लास्ट का एग्जाम आपको दिया गया है, ठीक। देखो एक वर्ड है अफेक्ट, दूसरा वर्ड है इफेक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब यहां पर आपको दिख रहा है विल के बाद अफेक्ट यूज किया गया है, विल अफेक्ट। तो कभी भी शैल और विल, इनके बाद एक हमेशा वर्ब की फॉर्म होती है। हमेशा क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर वर्ब है, मतलब अफेक्ट क्या होगा? ये वर्ब होगा। लेकिन इफेक्ट जो है ये है नाउन। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। लाइक अफेक्ट,
इसका फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म है अफेक्ट, सेकंड फॉर्म क्या होता है? अफेक्टेड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? अफेक्टेड। ठीक है, ये इसके फॉर्म होते हैं, तो इसलिए हमारा अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट क्या होता है? नाउन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, 14 में क्या होगा? देखो क्या क्या दिया गया है। द कोविड पैंडेमिक पुट अ स्पॉटलाइट ऑन एन ऑफन नेग्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ India's health system, urban public health and healthcare. The crowding in our cities makes them natural targets, but our urban health problem runs deeper. अब देखो, ये जो लास्ट का आपको दिया गया बोल्ड करके, ये फिक्स है एकदम, ये लास्ट में ही आने वाला है। अब आपको बताना है कि स्टार्टिंग का पूरा सीक्वेंस क्या होगा इसका। तो एक चीज देखो, फिर से आपको यहाँ पर आर्टिकल दिख रहा है और मेन टॉपिक क्या है? कोविड पैंडेमिक, ये इसका मेन टॉपिक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा? यहीं से स्टार्ट करो। द कोविड पैंडेमिक पुट अ स्पॉटलाइट ऑन, ठीक है, स्पॉटलाइट किसके ऊपर? एन ऑफन नेग्लेक्टेड कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट? हेल्थ सिस्टम। यहां पर ये मेन कंपोनेंट की बात हो रही है कि अभी ये इस पर स्पॉटलाइट मतलब फोकस कर दिया गया है, किसके ऊपर? हेल्थ सिस्टम के ऊपर, पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर के ऊपर। ठीक, तो जो सीक्वेंस होगा इसका ए, फिर बी, फिर सी आएगा, एंड लास्ट में क्या होगा? द क्राउडिंग इन आवर सिटीज मेक्स देम नेचुरल टारगेट्स, कि जो हमारे कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये इनके पोल खुल चुके हैं, इस पर एक स्पॉटलाइट आ चुका है अभी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर। ठीक, तो यहां पर सीक्वेंस क्या होगा? ए बी सी एंड डी, और लास्ट में क्या दिया गया है? बट आवर अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम रन्स डीपर। ठीक, अब एक चीज देखो, ये जो बट वर्ड है ये है कंजंक्शन। बट क्या है? ये कंजंक्शन है। ठीक, बट अब देखो, कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग के भी तीन टाइप होते हैं, फर्स्ट है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, दूसरा है ऑल्टरनेटिव, एंड थर्ड होता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव का मतलब क्या है? जब आपके पास कंडीशन एडवर्स है, मतलब दो ऐसे सेंटेंस है आपके पास, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक निगेटिव सेंटेंस है। लाइक ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको? दो क्वालिटी ऐड कर रहे हैं हम, एक क्वालिटी है रिच, दूसरा है नॉट हैप्पी। यहां पर क्या दिखा? ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अगर किसी भी दो क्वालिटी को ऐड करनी है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्वालिटी को, तो वहां पर जो हम कंजंक्शन यूज करेंगे उसको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। लाइक बट, यट, स्टिल, ये सब क्या होते हैं? एडवर्सेटिव होते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? जब आपके पास ऑप्शन है कई सारे, लाइक आइदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ये सब क्या है? ये सब आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं तब ये कंजंक्शन हम यूज करते हैं। ठीक, एडवर्सेटिव आपको समझ में आएगा। येट का मतलब क्या है? लाइक ही वर्क्स हार्ड yet he got less marks। अब इसमें क्या है? देखो, ये वर्क हार्ड क्या, ये पॉजिटिव है, लेस मार्क क्या होगा? निगेटिव हो गया। तो जब भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को ऐड करना होगा तो क्या यूज करोगे आप? एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करोगे। ठीक है, तो वैसे यहां पर क्या दिया गया है? सिटीज मेक्स देम नेचुरल टारगेट्स, बट ये भी एक यहां पर क्या है कि अर्बन हेल्थ भी एक प्रॉब्लम है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, 15 पर। हाँ, नेक्स्ट देखो क्या है। सम पॉकेट्स इन पुणे, अहमदनगर एंड, ये तो फर्स्ट सेंटेंस फिक्स हो गया, फर्स्ट फिक्स है। अब इसके आगे का आपको बताना है इसके आगे क्या होगा। तो एंड के बाद तो एंड आएगा नहीं, तो क्लियर है आपको, दो एंड मतलब दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकते। ठीक, तो इसके बाद क्या आएगा? एंड लाइटनिंग ऑन वेडनेसडे इवनिंग, रेनफॉल एक्टिविटी ओवर द स्टेट, सातारा डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विथ ऑनगोइंग प्री मॉनसून।
इसके बाद जो होगा, क्या बोला गया है, सम पॉकेट्स इन पुणे, अहमदनगर एंड, ठीक, ये सिटीज की बात हो रही है, क्या है, सब सिटीज है। तो मैंने अभी आपको बताया था कंजंक्शन के बारे में, एक था वहां पर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, ये एंड वर्ड जो आता है क्यूमुलेटिव में आता है, इसका मतलब क्या है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना एक साथ। अब कलेक्ट क्या करेंगे एक साथ आप, जो सेम चीजें होंगी, यहां पर क्या बात हो रही है, सिटीज की बात हो रही है, सभी में सिटी की बात हो, यहां पर पुणे, यहां पर अहमदनगर, तो एंड से क्या आएगा, फिर से एक सिटी ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर ये ऐड होगा क्या, सातारा डिस्ट्रिक्ट, पुणे, अहमदनगर एंड सातारा डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस थंडरस्टॉर्म, तो क्या आ गया, अभी सी आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा, थंडरस्टॉर्म, और फिर से देखो एंड के बाद क्या आएगा, थंडरस्टॉर्म क्या है, एक टाइप का इंसिडेंट है, उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइटनिंग, ठीक। तो सी के बाद होगा ए के बाद क्या आएगा, ऑन वेडनेसडे इवनिंग, इसके बाद आएगा डी, एसोसिएटेड विथ ऑन गोइंग प्री मॉनसून रेनफॉल एक्टिविटी ओवर द स्टेट, इसका जो सीक्वेंस होगा CADB। तो कंजंक्शन बहुत ही हेल्प करता है, इसको आप लोग रिपीट करते रहो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, इसमें क्या दिया गया 16 to 20 में, हाँ, देखो क्या बोला गया है, इन ईच ऑफ द, हाँ, in each of the given question a sentence has been divided into several parts which are then jumbled. Identify the correct sequence of the jumbled phrases. If no such arrangement is possible, mark E as your answer. मतलब अगर कोई वहां पर जो ऑलरेडी पेयर दिया गया आपको, अगर पेयर करेक्ट है तो वहां पर क्या करना आपको कि ऑलरेडी यहाँ पर अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कैसे करेंगे, फर्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में क्या दिया गया आपको, अराउंड देयर ग्लोबल वर्ड अगेन अ न्यू, तो ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है, यहां से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हम सेंटेंस को। टू क्रिएट, अब ये जो टू क्रिएट है ये क्या है, इन्फिनिटिव है, इसको बोलते हैं हम वर्ब में, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें एक, इसके तीन टाइप होते हैं, एक होता है जेरंड, एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, तो ये जो इन्फिनिटिव है ये किस टाइप का है वर्ब, ये जब भी वर्ब की फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव, जो कि आपको यहां पर मिली हुई है। इसका यूज किस तरह करते हैं सेंटेंस में, हमेशा ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी भी ये सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते इसका हम, कभी भी। तो ये तो हमारा फर्स्ट आ नहीं सकता, स्टार्टिंग में बी वाला, ए वाला भी नहीं आएगा, प्रीपोजिशन आ रहा है इसमें। अब आगे देखते हैं, देखो क्या दिया आगे, while the rich are beginning to budge, ये आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिक्वायर्ड, ये भी नहीं होगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आएगा हमारा सी, सी से स्टार्ट करेंगे, while the rich are beginning to budge, budge का मतलब होता है फोकस में आना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी। अब सी के बाद क्या होगा, अराउंड देयर ग्लोबल वर्ल्ड अगेन अ न्यू, ये आएगा सी के बाद ए, ठीक। अब यहां पर दिख रहा है आपको अ न्यू, ये क्या है, एक ये है एडजेक्टिव, ये होगा एडजेक्टिव। इसके बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा। अब देखो नाउन कहां पर है, ये अ न्यू आर्किटेक्चर, ए के बाद क्या हो जाएगा, CAD ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिक्वायर्ड, एंड लास्ट में क्या होगा, टू क्रिएट, किस लिए ग्रोथ रिक्वायर्ड है, टू क्रिएट बेटर लाइफ्स फॉर मेजॉरिटी इन इंडिया, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट CADB। क्लियर, ये हमेशा याद रखो कि एडजेक्टिव के बाद ही हमेशा क्या होता है, एक नाउन आता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। वैसे ही एडवर्ब के बाद क्या होता है, एडवर्ब के बाद होता है एक वर्ब होगा, एडवर्ब के बाद, एडवर्ब के बाद एक एडजेक्टिव हो सकता है, ये भी पेयर हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बाद दूसरा एडवर्ब भी आ सकता है,
ठीक है, एडवर्ब के 3 टाइप की क्वालिटी होती है कि एडवर्ब का यूज हम एक वर्ब से पहले भी करते हैं, एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव पहले भी करते हैं और दूसरे एडवर्ब से भी पहले करेंगे हम। ठीक है, क्लियर? तो इसमें आंसर क्या होगा? CADV, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर? चलो ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।